इन तीनों बच्चों को भेज दो क्लास में। बेटा जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। As we had discussed earlier on also, it is a revision of what we had discussed in plus one of the same. But as maturity level changes, you might understand in a better manner, right? So GOC basically organic में पहले पढ़ने की चीज क्यों है? Why we have to study GOC? GOC is General Organic Chemistry, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके रिएक्शन की वजह क्या हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, उनके रिएक्शंस करवाए जाते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कई बार एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं हम कंपाउंड से, इन कंपाउंड रिएक्ट किसी और तरीके से कर जाता है। इसलिए हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़नी होगी। लिखिए पहले जनरल 3-4 लाइनें, फिर आर्टिकल शुरू करेंगे। organic compounds are long chain are covalent compounds. Organic compounds are covalent compounds many bonds in these compounds are non-polar. Their reactions are slow. So reactivity depends upon nature of attacking reagent. Reactivity depends upon nature of attacking reagent, comma, reaction conditions which facilitate bond dissociation. Reaction conditions which facilitate bond dissociation, comma, dissociation, comma, stability of reaction intermediates, stability of reaction intermediates and neighboring group influence. Neighboring group influence. So the जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन की वजह को ढूंढना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं करते। हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम और आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट्स। हर तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में खड़े हैं, वियर एंड टीयर भी हो रहा है, कहीं पे मेंटेन भी कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर ये एक्सपोज पार्ट्स हैं, पर क्या ये रिएक्ट कर जा रहे हैं एकदम से? नहीं। अंडर सर्टेन कंडीशन दे में रिएक्ट। अगर मैं ऐसी कंडीशंस में हूँ जहाँ पर पॉल्यूटेंट्स ज्यादा हैं, पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि रैशेस हो जाए, पर अपने आप खुद ये रिएक्ट नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनसॉल्युबल हैं, इसीलिए हम हाथ धो पा रहे हैं, इसीलिए हम पानी को वैरायटी ऑफ जगह पर यूज कर पा रहे हैं। ये तो पानी डालते निकल जाता है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी भूर है।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ही पुअर है। अगर बहुत ही पुअर होती है तो 50 डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद लोगों के मरने की खबर क्यों आने लग जाती है? क्योंकि इसका मतलब है उस टेम्परेचर के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तकलीफ हो, राइट। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चाहे नीचे जाए टेम्परेचर चाहे ऊपर जाए, दोनों कंडीशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड परेशान हो जाता है, राइट। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्ट करने की सर्टेन वजह होती है। जब तक वो वजह अवेलेबल नहीं होती वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता। अब एक रिएक्शन हो रहा है, एक सर्टेन कंपाउंड पे रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर 2 4 5 कार्बन एटम है। किसी वक्त वो रिएक्शन फर्स्ट पे हो रहा है, कभी सेकंड पे हो रहा है, कभी थर्ड पे हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन के टारगेट की वजह से, या फिर आपके अटैकिंग रिएजेंट की वजह से, या फिर नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन में डायरेक्शन में। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी स्ट्रांग होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी वीक होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्रैमिंग होते जाते हैं। तो जीओसी इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिहेव. So it is very important to understand how these compounds behave and why we study under all such categories कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ये इफेक्ट कैसे डालें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन की वजह अटैकिंग रिएजेंट है, रिएक्शन की वजह बॉन्ड डिसोसिएशन है, रिएक्शन की वजह नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस है, रिएक्शन की वजह इंटरमीडिएट की स्थिति। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इंटरप्रेट किया जाता है। तो कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं कर पाएगा, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जीओसी परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। देखिए पहला हेडिंग, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। Organic compounds do not produce reactive species by themselves. Their dissociation under certain reaction conditions, their dissociation under certain reaction conditions decide the nature of species produced. Nature of species produced. जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं रिएक्शन क्यों होगा? आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में जाकर आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें क्या करवाना है, हमें यहाँ पर बॉन्ड तोड़वाना है ताकि रिएक्टिव स्पीशीज बने और रिएक्शन प्रोसीड कर सके। देखिए पहला, होमोलिटिक फिजन। Homolytic fission. It is a characteristic property of non-polar bonds after bond dissociation. After bond dissociation,
reactive neutral species are obtained. Reactive neutral species are obtained which are known as free radicals. Homolytic fission takes place. Homolytic fission takes place number one, in the presence of sunlight. Number two, in the presence of reactive metal. In the presence of reactive metal which provides free electrons. Number three, high temperature. And number four, in the presence of organic peroxides. In the presence of organic peroxides. ध्यान दीजिएगा. होमो मतलब सिमिलर, लिटिक मतलब डिसोसिएशन. तो हमने कहा नॉन पोलर बॉन्ड में डिसोसिएशन हुई, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन किया. जो रिएक्टिव स्पीशीज किसी भी रिएक्शन में बनती है उसे रेडिकल कहा जाता है. जब आपने पहली बार केमिस्ट्री में रेडिकल वर्ड पढ़ा होगा तो रेडिकल की दो ही क्लासिफिकेशन पढ़ी, कैटायनिक रेडिकल एंड एनायनिक रेडिकल. Radicals are reactive species carrying certain charge. But in case of organic compounds, radicals can be neutral also. So we call them free radical as they do not carry any charge. But they are unstable reactive species formed by absorbing energy. Most probable dissociation is CC bond or CH bond because they are non-polar or nearly non-polar. So free radicals are found. But it is wrong to say in organic that a specific molecule react in a specific way. It is only the reaction condition which decides how molecule react. So when sunlight is present, HCl like polar molecule dissociate in a free radical. इसके बारे में आपने काइनेटिक्स में पढ़ा, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ HCl. RH in the presence of sodium metal free electrons are available. ये रिएक्शन आपने 11 में पढ़ा, वुड्स रिएक्शन. यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एट 770 केल्विन, एलाइलिक हैलोजनेशन. ये भी आपने 11th में पढ़ा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रैश. ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल. तो होमोलिटिक डिसोसिएशन, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है जहां पर बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को रिटेन. हाँ जी बेटा.
अब यही एक छोटा डिफरेंस है 11th में 12th में। होमोलिटिक क्लीवेज 11th में पढ़ी थी तो रिएक्शन कोई नहीं पढ़े थे, पता ही नहीं क्या लिख रहे हो बस। राइट, अभी आपको पता है इनमें से कुछ रिएक्शन चाहे उड़ते उड़ते ही याद हो, बट वी हैव सर्टेन नॉलेज अबाउट दीज डिसोसिएशन। नेक्स्ट लिखिए हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन is a characteristic feature of it is a characteristic feature of polar bond but can be observed in non-polar bonds. It takes place in the presence of polar solvent, or Lewis acids, Lewis bases, or Lewis acids, Lewis bases. तो बेटा हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो है वो अनइक्वल बॉन्ड पोलर बॉन्ड का फीचर है। जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेगा। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन HCl। HCl जब वाटर में ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हैं जो लिखने जरूरी हैं इसी स्टेज पर, ताकि हमें ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि पोलर कंपाउंड ही टूटने हैं। नॉन पोलर कंपाउंड है ब्यूटेन, AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो रहा है और कैटायन और एनायन में डिसोशिएट हो रहा है। ब्रोमीन एक नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन इथीन की प्रेजेंस में, लुईस बेस की प्रेजेंस में कैटायन और एनायन में डिसोशिएट हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में होमोलिटिक क्लीवेज होगी या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, वो रिएक्शन कंडीशन डिसाइड करेगी। हम अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते। अगर पोलराइजिंग ग्रुप्स लगा दिए तो हेट्रोलिटिक, नॉन पोलराइजिंग लगा दिए तो होमोलिटिक। नोट कर लो बस, आ गया मैं, लिखो सही।
आज बोले दो। हम्म, फिर तो मेरी पूरी स्टोरी सुनाने का फायदा ही नहीं हुआ। सुन तो ले। मैंने कहा कि होमोलिटिक क्लीवेज नॉन पोलर में होनी चाहिए और हेट्रोलिटिक पोलर में होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइस वर्सा डिसोसिएशन इज पॉसिबल। पोलर में आप होमोलिटिक करवा सकते हो और नॉन पोलर में आप हेट्रोलिटिक करवा सकते हो। रिएक्शन कंडीशन डिसाइड करेगी कि डिसोसिएशन कैसे। तो होमोलिटिक क्लीवेज पोलर में हो या नॉन पोलर में हो, 4 रिएक्शन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। इसी तरह ये कंपाउंड नॉन पोलर हैं, फिर भी कैटायन और एनायन दे रहे हैं। तो डिसोसिएशन इज कोज्ड बाय रिएक्शन कंडीशन, नॉट बाय द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मिश्रा जी इंटरचेंज हो गए शायद, अल्फा बीटा फ्लिपिंग हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट नोट तो कर लेना चाहिए था, डाउट तो मैं आगे बता ही देगा। टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, पहले जनरल स्टेटमेंट फिर क्लासिफिकेशन। These are reactive species. These are reactive species which facilitates reactions a good attacking reagent is unstable molecule or ion. A good attacking reagent is unstable molecule or ion. सबसे ज्यादा गड़बड़ वही होती है जब बच्चे ऊपर से पढ़ जाते हैं सुपरफिशियली, क्योंकि इस चैप्टर में कैटायन और एनायन अटैकिंग रिएजेंट भी हैं, कैटायन और एनायन इंटरमीडिएट भी हैं। अटैकिंग रिएजेंट वो है जो रिएक्शन के शुरू में डाला जाएगा, इंटरमीडिएट वो है जो रिएक्शन के दौरान बनेगा। अटैकिंग रिएजेंट ने रिएक्शन को शुरू करवाना है, तो रिएक्शन शुरू वो करवाता है जिसकी नीड होती है, जो अनस्टेबल होता है। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी जल्दी रिएक्शन फैसिलिटेट। इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बनता है जब रिएक्शन कंडीशन सेट करते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेबल होने चाहिए ताकि रिएक्टेंट उनमें कन्वर्ट हो पाए। तो जो बच्चा ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता वो पूरी ऑर्गेनिक में कंफ्यूज ही रहता है कि कभी कहते हो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, कभी कहते हो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होना चाहिए। तो हमें पहले समझना है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जिस स्पीशीज की बात कर रहे हैं उसकी नेचर क्या हो। बड़ा सिंपल है समझना, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो रिएक्शन के शुरू में डाले जाएंगे वो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे वो इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के शुरू में डाले वो अटैकिंग रिएजेंट, जिन्होंने रिएक्शन के दौरान अपने आप को बनाया वो इंटरमीडिएट। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस बहुत है, लेकिन जो बच्चे सुपरफिशियली पढ़ रहे होते हैं उनको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहे होते हैं कि एक में पॉजिटिव ऐसा था दूसरे पॉजिटिव। तो हमें समझना है कि अटैकिंग रिएजेंट ने रिएक्शन को फैसिलिटेट करना है। एयर में ऑक्साइड CO2 भी है, एयर में ऑक्साइड NO2 भी है। CO2 भी एसिडिक है, NO2 भी एसिडिक है। CO2 कंटेंट बढ़ने से हमें सर्दी जुकाम नहीं होता, लेकिन NO2 बढ़ने से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आइज की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, नॉजिया शुरू हो जाता है, स्किन इरिटेशन शुरू हो जाती है। दोनों ऑक्साइड है।
तो हमारे पास एक ऑक्साइड के बढ़ने से नुकसान हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है। तो कौन ज्यादा अनस्टेबल है वो डिसाइड करेगा, वो परेशान करेगा। अब केमिस्ट्री कहती है NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, अनस्टेबल ही है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अनस्टेबल ही है, तो वो हमें परेशान करेगा। राइट। तो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट अनस्टेबल होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछता है विच इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, तो जो हाईली अनस्टेबल हो। विच इज द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, जो हाईली अनस्टेबल हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय इंस्टेबिलिटी। देखिए पहला न्यूक्लियोफाइल, these are electron rich molecules. These are electron rich molecules or ions. They can act as Lewis bases. Their reactivity can be compared by conjugate acid base character. Compared by conjugate acid base character. Right? So nucleophile मतलब positive के लिए affinity, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप्स। तो न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा हो। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल। दे कैन बी लोन पेयर डोनर, दे कैन बी। नोट कीजिए, तनु इससे पहले किस चैप्टर में हमने लुईस बेसिस की बात की +2 में? और उन्हें क्या कहा? भूल गए? कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के लाते, कोई और बताएगा। आचल है, क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में अभी जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिखा, लुईस बेसिस कहा इन्हें। अभी लेटेस्ट में कौन सा और चैप्टर ऐसा पढ़ा जहां पर हमने लुईस बेसिस की बात की और उसके कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन की और उनको क्या कहा? हाँ जी, बोल के कोऑर्डिनेशन। ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेसिस। इसका मतलब इनऑर्गेनिक जब लुईस बेस पढ़ाएगी तो लिगेंड कहेगी, ऑर्गेनिक पढ़ाएगी तो न्यूक्लियोफाइल कहेगी, फिजिकल पढ़ाएगी तो लुईस बेस। इक्विलिब्रियम जिसे लुईस बेस ब्रोंस्टेड बेस कह रहा है, उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिगेंड कह रहा है, और उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल कह रहा है। ये वर्ड समझाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप लिमिटेड न्यूक्लियोफाइल में ना रहें जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग कॉमनली पढ़ाते हैं। तो एनी लिगेंड कैन बी न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल कैन बी लिगेंड, इन वाइस वर्सा चांसेस। राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वहां पढ़ा है वो यहाँ यूज नहीं हो सकता, या जो यहाँ पढ़ रहे हैं वहां यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चाहिए। चाहे उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह दें, चाहे उसे लिगेंड कह दें, चाहे उसे लुईस बेस या ब्रोंस्टेड बेस। राइट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर ग्रुप है, आयनिक ग्रुप है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, arrange the following species in the decreasing order of nucleophilic character. ये दिए हुए हैं, 4 4 3 3 बने हैं, सबको अरेंज कीजिए।
CH3 triple bond C negative, CH3 CH2। AC AC अच्छा AC का मतलब है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल CH3C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड AC। अभी लिखवाया था शायद मैंने लिगेंड्स में ACAC, एसिटाइल एसिटेट। बहुत सारे सिलेबस है, बच्चे भी क्या करें, भूल जाते हैं। आप में से किसी ने शुरू किया क्लास से पहले सब्जेक्ट डिस्कस करना है? मैंने कहा था क्लास से पहले 5 मिनट एक दूसरे के साथ अपनी अल्फा पोजीशन के साथ सब्जेक्ट से कंसर्न टॉपिक डिस्कस करें, उससे आप इम्प्रूव करेंगे। पिछले क्लास को रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छा इफेक्टिव आपकी लर्निंग। साइन पहले का ऑर्डर लिख लिया? लिखा तो है, कुछ सही है गलत है वो बात की बात है। पहले बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए पहले के ऑर्डर में क्या ढूंढा आपने? ऐसे नहीं बता सकता मैं, ऑर्डर पूछ लो। चलो अच्छा ऑर्डर ही बता दे। राइट, ओके ओके। जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले में बहुत सारे कुछ खुश थे, उसके बाद थोड़े उदास हो गए कि ये क्या बोल रहा है? कुछ गड़बड़ सी होने लगी, इनको परेशानी होने लगी। चलो आपने क्या लिखा जांशे? कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये ऑर्डर है? बहुत सारे। अर्पिता क्या सोच के ये ऑर्डर लिखा? राइट राइट। हमें क्या देखना है? हमें देखना है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, राइट? तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉल कर जाएगी, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। इनमें से कोई भी ऑर्डर परफेक्ट नहीं है। ये कह सकता हूं कि सेकंड ऑर्डर उल्टा था, राइट? हमारे पास नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? फ्लोरीन पे। तो बॉस है पीरियोडिक टेबल का, वो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो तो नेगेटिव चार्ज क्या मजे कर रहा है, कहता मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्यों दूं? कोई मांगने आए तो भी ना दूं, राइट? So fluoride ion is stable with negative charge. So CH3 negative is more nucleophilic than NH2 negative, is more nucleophilic than OH negative, is more nucleophilic than F negative.
You can compare it on the basis of acidic character also. Acidic character HF is actual acid. Rest all you can force to be acidic on the basis of bond polarity. बाकी कोई भी एसिड नहीं है, आप बॉन्ड पोलैरिटी के बेस पर उन्हें एसिड कह सकते हो. तो ऑर्डर क्या होगा? HF is stronger acid, H2O is weaker acid, ammonia is weaker and methane is weakest. So fluoride ion poorest donor है और मिथाइल एनायन स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर. तो नेगेटिव चार्ज जितना अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी. राइट बेटा, हमने कहा न्यूक्लियोफिलिसिटी. मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखवाई, स्पेशली लिखवाई कि गुड अटैकिंग रिएजेंट वो है जो परेशान हो, अनस्टेबल हो, रिएक्टिव हो. तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है, ऑक्सीजन सेकंड, नाइट्रोजन थर्ड, कार्बन लास्ट. क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर FON. तो इनके पास नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बहुत. क्लियर है? श्योर? एसिडिक करेक्टर के इनवर्स ही बेसिक होता है ना. कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी लगाओगे तो जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस वीक होगा, क्योंकि एसिड जल्दी H इसलिए दे पा रहा है क्योंकि बेस H नहीं लेना चाह रहा है. राइट. प्रियांशु सेकंड का ऑर्डर लिख लिया? बताओ बेटा. CH3 CH2 नेगेटिव. नेक्स्ट एक ही बचा, वही लिख देता. इसी का ऑर्डर इज सोल्ड जम्बल्ड. हाँ जी हाँ, चल क्या ऑर्डर है आपका? एग्जैक्ट ऑपोजिट. आपका रीजन क्यों? ओके. ज्यादा दान पुण्य अमीर नहीं करते, मिडिल क्लास पीपल करते हैं. गरीब से लेना आसान होता है, अमीर से लेना बहुत मुश्किल होता है. इसके 3 पाई बॉन्ड हैं, देता बिल्कुल नहीं है. कहता है मेरे पास तो क्या करना है, मेरे अपने लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी बना है. ये कहता मेरे पास तो पहले भी नहीं है, जो एक आया था वो भी ले जाओ. राइट. सो हियर वी हैव sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp hybridization. With increase in S character, stability of negative charge increases, nucleophilicity decreases. Point of difference is hybridization. This is what is required from a student. तो उसे पहले क्या दिखा, जो चीज आपने देख ली आप उसी के अराउंड घूमते रहोगे, उसी को जस्टिफाई करते रहोगे. सोच में कोई एरर नहीं है जिसने दूसरा ऑर्डर सोचा. उसने देखा है पाई इलेक्ट्रॉन होता ही रिएक्टिव है, जिसके पास जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा देगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन होना दो अलग चीज है. राइट. सबसे ज्यादा OH नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं, बट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. राइट. क्योंकि वो OH जल्दी दे सकता है. हमारे लिए एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी रिएक्टिविटी है. कौन जल्दी डोनेट कर सकता है, किसके पास ज्यादा है वो नहीं. राइट. तो नेगेटिव चार्ज की इनस्टेबिलिटी ढूंढनी है. नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है. क्लियर हो गया? दोनों ऑर्डर के रीजन अपने अपने आप लिख लिया आपने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? With increase in S character, electronegativity increases, nuclear force of attraction increases. As a result, stability of negative charge increases. बेटा S character का मतलब होता है वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है. S ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है. तो जितना ज्यादा S character होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के नजदीक चला जाएगा.
क्लियर हो गया? इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर, लिखा नहीं लिखा, कुछ अरेंज किया। दिव्यदीप नेक्स्ट ऑर्डर, नहीं? सौरभ, किसने लिखा है? हाँ जी दिवाशी बोलो। किस सोच के साथ लिखा आपने? वही मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, तो आपने लिखा है आरओ नेगेटिव इज मोर देन एसीओ नेगेटिव, और एसीओ नेगेटिव में जो एसिटाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। गुड बात। तो आरओ नेगेटिव एसीओ नेगेटिव सबसे लास्ट आएंगे, हमें सोचने हैं बाकी दो के बारे में। हाँ जी, इसमें से देखते हैं ना। अच्छा, that is true, that is the reason of this particular order. NH2 negative is stronger than CH triple bond C because sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized nitrogen. वैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, लेकिन अगर कार्बन sp है और नाइट्रोजन sp3 है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। So correct order is NH2 negative, acetylide ion, RO negative and acetate ion. Right? बेटा RO नेगेटिव में ये अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं करेगा, लेकिन ACO में ये एसिटाइल ग्रुप है, ये पोलर पाई बॉन्ड है। ये आपने टॉटोमेरिज्म में भी समझा कि ये ऑक्सीजन भाग जाता लेके, जैसे ऑक्सीजन खींचे कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? उस कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्लियर हो गया? राइट। नेक्स्ट के बारे में आप लिखेंगे, लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी generally has same order as that of basic character but in case of alkoxide ions, alkoxide ions basic character and nucleophilicity, basic character and nucleophilicity have opposite order. Similar property can be observed on any other, in any other compound
with steric hindrance. हमारे पास जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे एसिडिक करेक्टर फॉल कर जाएगा. इथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकर होता है. So ethoxide is weaker base, isopropoxide is stronger base, and tertiary butoxide is stronger. But न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर में नया बॉन्ड बनना है, बेसिक करेक्टर में सिर्फ H पॉजिटिव उठाना है. जब हिंड्रेंस होगी, क्राउडिंग होगी, तो नया बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी. तो जब अटैकिंग ग्रुप के अराउंड हिंड्रेंस होगी, क्राउड होगा, तो बॉन्ड इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा. तो ऐसे केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक करेक्टर अपोजिट होगा. नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक करेक्टर के सेम ऑर्डर हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस से एडवर्सली अफेक्ट होती है. तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती चली जाएगी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने से कम होती है, बेसिक करेक्टर को उस हिंड्रेंस से बड़ा फर्क नहीं पड़ता. इसलिए यहाँ पर एल्कोक्साइड में ऑर्डर रिवर्स. अगर ऐसा देख सकते होते तो मैं ऑर्डर ऐसे ना लिख पाता. ठीक है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा. ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच. किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहीं निकल तो सकता नहीं, आयनाइज तो हो नहीं सकता. ये तो OH आयनाइज हो सकता था, उसने H पॉजिटिव भेज दिया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया. ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके साथ वाले कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल हो जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी कम. बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये ऑर्डर क्यों लगा रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा ना. न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन के अनइंस्टेबिलिटी है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कब दे पाएगा? जब उसको सपोर्ट मिल रही होगी. तो इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कहाँ ज्यादा मिल रही है? थर्ड में. तो उसे ज्यादा जल्दी देना चाहिए, इसीलिए तो स्पेशली लिखा है बेटा. अगर सीधा सीधा होता तो पहले तीन में कुछ लिखवाया थोड़ी ना मैंने. मुझे लगा तो खुद ही सोच लोगे. सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे बताना है आपको. नेक्स्ट लिखिए. बिल्कुल ठीक है. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी. देखिए इलेक्ट्रोफाइल, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हैं, बाकियों के नाम नहीं लिखे. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब याद करेंगे इन नामों को. आइसोप्रोपोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड. इलेक्ट्रोफाइल,
these molecules or ions, these molecules have affinity for electrons, which means they are electron deficient and can act as can act as Lewis acids. तो जितने न्यूक्लियोफाइल हैं वो लुईस बेसिस हैं, जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लुईस एसिड है। इलेक्ट्रोफाइल वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। मैंने 3 अलग अलग रोज में इसलिए लिखे हैं कि पहली कैटेगरी में मैंने कैटायंस लिखे हैं। All cationic species are electron deficient, so they have ability to gain electrons. सेकेंड कैटेगरी में मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखे जो इलेक्ट्रोफाइल इसलिए हैं क्योंकि सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकते। थर्ड कैटेगरी में मैंने वो लिखे हैं जो डिसीविंग मॉलिक्यूल्स हैं, लोन पेयर दिखाते हैं पर देते नहीं, राइट? दे हैव लोन पेयर बट दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डोनेट लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी उसी की होती है जिसका ऑक्टेट पूरा होता है। जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसका लोन पेयर डोनेटेबल नहीं। ये थर्ड कैटेगरी ही जल्दबाजी वाले स्टूडेंट से पेपर में गलती करवाती है, क्योंकि वो सिर्फ लोन पेयर देखता है और मार्क कर देता है। लोन पेयर वही एटम डोनेट कर सकता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर लोन पेयर है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। नोट क्या नाम है इसका? RMG एक्सिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट अभी भी लिखा था कोऑर्डिनेशन में, इससे तो दोस्ती करवानी है आप लोगों की। चारों पांचों चैप्टर चलना है। ऑक्टेट पूरा हो या सुपर ऑक्टेट हो, मतलब ऑक्टेट मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा, हाइपरवोलेट हो जाए या ऑक्टेट। हाँ जी, ऑक्टेट चेक करना है। सेंट्रल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं दे पाएगा। लिखिए एमपी फाइल्स, एमपी फाइल्स it is a term used for compounds containing polar pi bond so they can act as electrophile as well as nucleophile. They can act as electrophile as well as nucleophile. बेटा कोई भी कंपाउंड एमबी फाइल कहलाएगा अगर उसमें पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है?
pi bond formed between two atoms of two different elements. तो मेरे पास नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन इज न्यूक्लियोफिलिक साइड, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक साइड। कार्बोनाइल में ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक साइड, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक साइड। अब बार बार टॉटोमेरिज्म से एक ही वर्ड पढ़ते आ रहे हैं क्या? पोलर पाई बॉन्ड। इट मीन्स इट इज समथिंग स्पेशल, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि जब हम कंपाउंड्स को ध्यान से पढ़ें तो उसमें इस पर फोकस हो हमारा। हो जाएगी तो क्या पॉजिटिव तो है, तो क्या वो पॉजिटिव तो रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म खत्म हो गया, कम हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ जी, क्या बताऊँ क्या इसमें? एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा पाई बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, तो एक ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक एटम पे नेगेटिव आ गया, दूसरे पॉजिटिव आ गया। नोट डाल के लिखा। टेट्रा कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन and tri-coordinated oxygen, tetra-coordinated nitrogen and tri-coordinated oxygen cannot act as electrophiles, cannot act as electrophiles despite of positive charge. As these molecules cannot be regarded as electron deficient. तो अगर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स के साथ पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड्स के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां कोई डेफिशिएंसी नहीं है। वो पॉजिटिव चार्ज उनकी हाइपर वैलेंसी के कारण है, एक्सटेंडेड वैलेंसी के कारण। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी इंडिकेट नहीं करता। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब था कि हम इलेक्ट्रोफाइल सोच सकते थे, लेकिन इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट, देखिए, इन एडिशन टू इट they do not have vacant orbitals. In addition to it, they do not have vacant orbitals. अब इसी नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस लगा दीजिए, वो लुईस एसिड हो जाएगा, क्योंकि उस पे फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी आ जाएगी, और उसके पास 3D ऑर्बिटल खाली पड़ी है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेकिन फास्फोरस ले सकता है, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब पॉजिटिव चार्ज इस ढंग से लें कि उनका ऑक्टेट बुरा हो रहा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं कहलाएंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। नोट कीजिए।
डेफिनेटली जो आपने बोला वो तो नहीं होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है एक जगह रेजोनेंस में, लेकिन वो कंपाउंड कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी रेजोनेंस हम सिग्निफिकेंट माने। नहीं नहीं, डिफरेंट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड बोला, सिमिलर नहीं बोला। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मैंने कहा अगर नाइट्रोजन के ग्रुप का फास्फोरस होता नाइट्रोजन की जगह, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता, क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ब्रैकेट्स में लिखिए, नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस। नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा मजेदार लाइफ लाइक टॉपिक है, जिसको जो लगाना लगाई जाओ। बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, संगत का असर होता है। तो किस तरह के लोग आपके साथ हैं, किस तरह की डिस्कशन वो आपके साथ करते हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है व्हाट टाइप ऑफ पीपल वी आर अटैच्ड विद। तो इसीलिए स्पेसिफिकली हम लोग सभी किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो अपनी अल्फा पोजीशन जरूर ढूंढते हैं, वेयर वी आर मोर कंफर्टेबल। अब कई बार क्या होता है, बहुत बोलने वाले स्टूडेंट के साथ कोई ऐसा स्टूडेंट बैठ गया जो बिल्कुल चुप रहता है। अब उस कंडीशन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो बोलने वाला चुप हो जाए या चुप हो रहने वाला बोलने लगे। तो वो डिपेंड करेगा दोनों में से किसका इन्फ्लुएंस आता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैव। अब यहाँ पर जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कार्बन कंपाउंड में इन्फ्लुएंस दो तरह से होता है, एक सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस और एक पाई बॉन्ड के अक्रॉस। सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस होता है तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं, पाई बॉन्ड के अक्रॉस होता है तो उसे रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस होना है। तो नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस का मतलब है एक कंपाउंड में जो दूसरे एटम लगे हैं, वो एक कंपाउंड की रिएक्टिविटी और एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो कंपाउंड में जो चीज उसे चाहिए उसकी नेचर को सपोर्ट करेंगे तो एक्टिविटी, उसकी नेचर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो डीएक्टिविटी, न्यूट्रल रहेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस ही रहेंगे। लेकिन नेबरिंग ग्रुप इन्फ्लुएंस पे कमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड के रिएक्शन की वजह क्या है, क्योंकि जो चीज एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगी वो बेसिक करेक्टर को कम करेगी। तो कंपाउंड एसिड है या बेस हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम उसकी रिएक्टिविटी पे कमेंट कर सकें कि जब हमने कोई ग्रुप लगाए तो उसकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस कैसे आया, राइट। So neighboring group influence in organic chemistry plays a very important role, because whensoever you will change any atomic atmosphere around the target atom, then molecular behavior changes. लिखिए, in case of covalent compounds, in case of covalent compounds, every atom affects nature of other bonded atoms. Their effect can be observed. Their effect can be observed around sigma bond or around pi bond. Right? So इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट,
It involves displacement of sigma electrons. It involves displacement of sigma electrons. When electron withdrawing group is present, when electron withdrawing group is present, it is a permanent effect. And it decreases with increase in distance. It decreases with increase in distance. इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को परमानेंटली चेंज कर देता है. इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट का नाम है. ये तब अपीयर होता है जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है. ये ब्यूटेन है. ब्यूटेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी बहुत पुअर है. हमने कुछ करके क्लोरीनेशन करवा दी तो ये कंपाउंड पोलर हो गया. इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑल टुगेदर चेंज हो गया. तो हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसे हम क्लोरीन की तरह देख रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन खींचा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसने क्रिएट किया. अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन्स की दौड़ शुरू हो गई. अब ये कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा तो समवट पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन एटम्स पर भी अपीयर हो. अब इसके आगे कोई कार्बन नहीं है लेकिन इसके आगे कार्बन है तो ये कार्बन अपने साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. तो एक नॉन पोलर कार्बन चेन पोलर हो गई क्योंकि क्लोरीन चेन में प्रेजेंट. क्लियर है? अब ये इफेक्ट सभी जगह देखने को मिलता है. अब लेट्स से आप किसी गेम के शौकीन हैं, आपने कोई मैच देखा, ये आप हैं, ये मैच परफॉर्म हो रहा है, उसने आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया, आपके पास उसके लिए एक हंगर, एक एपेटाइट क्रिएट हो. अब आप जिससे मिले आपने उसको स्टोरी सुनाने लगे. उसका इंटरेस्ट था या नहीं, आपने इंटरेस्ट खींचना शुरू कर दिया. उसको भी छोटी मोटी नॉलेज हुई, छोटे मोटा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उसने अपने अगले वाले को शुरू कर दिया. पर क्या वो इफेक्ट सेम मैग्नीट्यूड का होगा जैसा आपका है? नहीं होगा. कम होगा, ज्यादा होगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. राइट? आप टेस्ट देने आए, टेस्ट में परेशानी थी, क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, आप परेशान हो गए. अब जो फ्रेंड आपका नीचे मिला आपने उसे शेयर किया. राइट? क्लियर है? अब वो नीचे से ही भाग गया. राइट? उसने जाके अपनी मम्मा से शेयर किया. राइट? उसने कोई ना कोई बहाना लगा दिया. अब पेपर के डर का इम्पैक्ट मम्मा के ऊपर, उस फ्रेंड के ऊपर और आपके ऊपर, तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड था, अलग अलग था? अलग अलग था. जिसने फेस किया उसी को पता था, बाकियों ने तो स्टोरी. सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट कहता है एक एटम डेफिशिएंट होता है वो दूसरे को खींचता है, दूसरा डेफिशिएंट हो तीसरे को खींचता है. लेकिन जिसके साथ विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, मतलब जिसकी आप बीती होती है, उस पे जो इफेक्ट होता है वो बाकी सब के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. तो इस क्लोरीन की जो डेफिशिएंसी क्रिएट करने की कैपेसिटी है वो इस CH पे हाईएस्ट है. लेकिन इस क्लोरीन की वजह से सारे कार्बन एटम डेफिशिएंट. एवरी कार्बन एटम हैज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज. राइट? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टडीड in comparison to hydrogen atom, which means the effect of substituent
on target carbon if it is present in place of hydrogen. बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं. हाइड्रोकार्बन मतलब प्राइमरीली ये कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड है. हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन थी, उसमें क्लोरीन जो है वो अटैच करवाया और वहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था. हमने किसी रिएक्शन के जरिए या अगला होमोलोग स्टडी किया, हमने हाइड्रोजन की जगह पर वहां पर मिथाइल लगा. अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो तो इन दोनों के बीच हो रही है. अब CH2 के ऊपर CH3 का क्या इफेक्ट है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन? दैट इज कॉल्ड इट्स इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन कंपेयर हो रहा है. अब CH3 क्या करेगा, तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर CH2 को दे देगा. तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा. तो इसलिए क्या कहेंगे, प्लस आई. तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करवाना इसके लिए ज्यादा आसान है. जब मैंने NO2 लगा दिया तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा. तो ये क्या हो गया, माइनस. इंडक्शन की पर इलेक्ट्रॉन लेकर, इंडक्शन की और इलेक्ट्रॉन देकर. तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट. जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन कह रहे हैं. मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं था, उसके कंपैरिजन में जो दूसरा ग्रुप लगाया उसने इलेक्ट्रॉन खींचे या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कहाँ होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस. तो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल में भी सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस इसे देखना है, पाई बॉन्ड के अक्रॉस किसी और को देखना है. इंडक्टिव इफेक्ट इज स्टडीड ओनली इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड. इसलिए प्लस आई के ऑर्डर में लास्ट में कौन है, हाइड्रोजन. माइनस आई के ऑर्डर में लास्ट में कौन है, हाइड्रोजन. तो वी आर कंपेयरिंग प्लस आई एंड माइनस आई इन रेफरेंस टू हाइड्रोजन. तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, हम उसे डिफाइन करते हैं, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी in a non-polar carbon chain when some electron withdrawing group is present. So its effect in comparison to hydrogen is responsible for inductive effect. Note. हम तो एक निकाल के चार पे लगा दें, जो मर्जी लगा. हम तो सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे जिसने डायरेक्टली इसको फेस किया. किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड को स्टडी करना. तो हम कह रहे हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, उसने इलेक्ट्रॉन खींचे, उसने कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट की. तो जो चीज हाइड्रोजन की जगह कार्बन पर लगी उसका इफेक्ट क्या है, हो गया नोट.
चले नेक्स्ट पेज पे। बेटा CH3 के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो कार्बन को। हाँ जी, ये अंडरलाइन किया, ये ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। हौसला देने वाले फ्रेंड्स प्लस आई, डराने वाले माइनस आई। हौसला देने वाले हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों बैठे ना इकट्ठे। माइनस आई वो क्या होगा यार, डरने लग गया, सचमुच में कुछ होगा नहीं होगा, कहीं ज्यादा ही चला गया, और सारे माइनस आई, ड्राई जाओ, डिस्टेबलाइज करी जाओ। आज हो गया, नेक्स्ट पेज, ऑर्डर लिखो। और बाकी तीनों को इकट्ठा करके एक जगह प्लस है, उन पे इफेक्ट तो आएगा, हम उन्हें विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देख रहे हैं। हाइड्रोजन अगर होता तो उसके 3 कार्बन की चेन आएगी, इफेक्ट तो सब पे आएगा, इसकी डेफिशिएंसी का इफेक्ट इस पर तो आएगा। हम कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट इस कार्बन पर क्या है, प्लस आई है या माइनस आई। हमने 2 अलग अलग चीजें स्टडी की बेटा, एक हमने स्टडी किया कि हमारे पास चेन में क्या हो रहा है, और एक हमने स्टडी किया कि चेन पर जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या है, राइट। हमने कहा एक में जब कार्बन में क्लोरीन लग गया तो सारी कार्बन चेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी, राइट, वो तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। हमने कहा जो इंडक्टिव इफेक्ट मीन स्टडी होता है, जो ऑर्डर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कि जो डेफिशिएंट एटम है उसमें अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा है तो उसका इफेक्ट क्या है। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ के ऑर्डर लिख दिए, बाकियों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको स्पेशली सोचनी पड़े, कैसा भी आ जाए, ये स्पेशल है। रीजन बीइंग हम जानते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में फ्लोरीन की क्या कंट्रीब्यूशन, यू ऑलवेज से फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन से ज्यादा खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो फ्लोरीन से ज्यादा कैपेसिटी है इनकी इलेक्ट्रॉन देने। ये तो बॉन्ड है कि कार्बन से जुड़ा है। आज हो गया, देखिए inductive effect can be used to compare reactivity of alkyl halides comma basic character of amines and acidic character of alcohols and carboxylic acids. Plus size substituents increase electron charge density, which increases basic character,
and minus I substituents increase acidic character. इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सारी जगह यूज होता है, पर सबसे ज्यादा जहां आपसे पूछा जाता है, जहां आपको लगाना होता है, वो इन 4 कैटेगरीज। देखिए क्वेश्चन, arrange the following compounds in the decreasing order of their reactivity for nucleophilic substitution. ब्रैकेट्स में लिखिएगा, टारगेट क्या करना है आपको। रिलीज ऑफ हैलाइड आयन is favored by stability of carbocation that is plus I effect. करिए अरेंज। तू तो ऐसी बहुत जीनियस है। हाँ जी, अभी तो बताए, प्लस आई रिलीजिंग माइनस आई विड्रॉइंग, प्लस आई कार्बन माइनस आई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, वो मर्जी मेरी। ज्योति, इन कंपाउंड्स में आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लग रहा है? एक मिनट है अजय, क्लोरीन की पोजीशन, और क्या लग रहा है?
सब सही बताने दो। ओके, हाँ जी, तृप्ति आपको क्या लग रहा है? हमें क्या दिख रहा है वही केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक को चेंज करेगा। हमें क्या दिखा सबसे पहले? मैंने पहले ही कहा, मुझे पहले पाई बॉन्ड दिखे तो मैंने पाई से लगाना शुरू कर दिया, मेरे को हाइब्रिडाइजेशन दिखी तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री? पहले दो में 4 कार्बन है, अगले दो में 5 कार्बन। 5 कार्बन का प्लस आई ज्यादा, 4 कार्बन का प्लस आई कम। इसका मतलब है कि पहले दो की सब्स्टिट्यूशन देने की कैपेसिटी कम और अगले दो की सब्स्टिट्यूशन देने की कैपेसिटी ज्यादा, राइट? तो पहले दो की कम है तो पहले दो में कंपैरिजन क्या है? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसके अराउंड कार्बन चेन एक साइड लगी है, इसमें कार्बन चेन दो साइड लगी है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट सेकंड में ज्यादा है और फर्स्ट में कम है। तो सेकंड की रिएक्टिविटी फर्स्ट से ज्यादा है, राइट? अब मेरे पास थर्ड और फोर्थ में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? थर्ड टर्शरी है, फोर्थ सेकेंडरी है। थर्ड टर्शरी है, फोर्थ सेकेंडरी है। टर्शरी में प्लस आई ज्यादा होगा, सेकेंडरी में प्लस आई कम होगा। सो 3 इज मोर देन। समझ आई सबको क्या करना है? हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है और उस डिफरेंस का इफेक्ट देखना है। अगला भी कर ही दिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। शहर क्या कंफ्यूजन है? बेटा प्लस का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो क्लोरीन के लिए छोड़ के जाना आसान होगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है तो पीछे कार्बन डेफिशिएंट होना है। जितनी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होगा उतनी जल्दी छोड़ के जाएगा, राइट? क्लियर हो गया? पलक, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कम की बात अंकित, डिफरेंस तो दिखना चाहिए। कभी अखबार में गेम नहीं खेली थी, दो फोटो दी हुई है जिसमें बैग गायब है, टेबल गायब है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं दिखता तुम्हें? कमाल है। पता नहीं पढ़ाई को ऐसे गेम्स की तरह क्यों लेते, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो देखना है। हाँ अंकित, NO2 की पोजीशन और NO2 का होना दो चीजें चेंज है। पहले कंपाउंड में NO2 नहीं है, अगले तीनों कंपाउंड में NO2 है, पर NO2 की रिलेटिव पोजीशन फ्रॉम क्लोरीन चेंज हो रही है। आरएन NO2 की नेचर क्या है? प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ जमीन, इलेक्ट्रॉन लेगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो क्लोरीन भी कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है, NO2 भी कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कार्बन क्या करेगा? बोलेगा NO2 डरा रहा है मुझे, तो क्लोरीन तू तो रुक जा, राइट? तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। जितना नाइट्रोजन उसको डेफिशिएंट करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव इज फर्स्ट, क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मांग रहा। लीस्ट रिएक्टिव इज थर्ड, क्योंकि वहां नाइट्रो बिल्कुल उसके सर पे आके खड़ा हो गया, भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो बता कार क्लोरीन को कैसे देके भेजेगा, राइट? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस कंपैरिजन करना है। फोर्थ में दूर चला गया NO2, सेकंड में पास आ गया। तो पास आएगा तो माइनस आई स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 इज मोर देन। ऑर्गेनिक में ऑर्डर्स बहुत ही कॉमन होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वहां पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है, किस चीज का डिफरेंस है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको फटाफट नजर आए, राइट? और इसको इस ढंग से देखिए जैसे मैंने आपको कहा, अखबार की वो दो इमेजेस,
किसमें बैग है, किसमें बकेट है, किसमें ब्रश रखा हुआ है, किसमें सीनरी हिली हुई है, राइट? तो दिस इज द वे यू हैव टू कंपेयर कि कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इम्पैक्ट क्या है। हाँ जी बेटा बोलो। देवांश। थर्ड में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहता है और नाइट्रो उसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तो कैसे भेजेगा? वो तो सारों में ही कर रहा है। क्लोरीन और नाइट्रोजन नहीं देख रहा मैं तो कार्बन देख रहा हूं जिससे इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है, राइट? कार्बन के सर पे खर्चा खड़ा है, वो मांग रहा है उससे क्लोरीन, राइट? तो दो तरफ से तो उसे सपोर्ट मिल रही है, पर एक जगह खर्चा बड़ा आ गया, राइट? पहले ये नाइट्रो वाला खर्चा कौन कर रहा था? भाई कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। अब मुझे करना पड़ रहा है। क्लोरीन भी मुझसे मांग रहा है, नाइट्रो भी मुझसे मांग रहा है, क्या करूंगा, कैसे दूंगा, राइट? तो पहले वो पड़ोसी के पास था, पड़ोसी परेशान था और वो मुझसे शेयर कर रहा था, लेकिन अभी वो मेरे पास आ गया, तो अल्टीमेटली मैं क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कैसे दूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल दैट एटम विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। ये स्टेबल ज्यादा है, क्लोरीन जा नहीं पाएगा रिएक्टिव कंपाउंड। हाँ जी, किसी के पास नहीं जाएंगे, वो टेंडेंसी नहीं शो करेगा, फोर्सेबली निकालना पड़ेगा अगर निकालना है। तो फिर तो सेम ही बन के ऊपर वाले इधर उधर ले जाए। हाँ, कुछ नहीं होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए बाकी अगली क्लास।